हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका तनु पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, यानी मैटर्स आवर सराउंडिंग। यानी हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो पदार्थ की अवस्थाओं में पाई जाती हैं। आज इसी पदार्थ को हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे काफी बेहतरीन तरीके से और काफी अच्छे और सरल भाषा में करके समझने वाले हैं कि पदार्थ क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए बच्चों, हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे देख लेते हैं, है ना। पदार्थ की भौतिक प्रकृति मतलब पदार्थ की कौन कौन सी भौतिक प्रकृति होती है एवं उसके पदार्थों का वर्गीकरण भी देखेंगे कि पदार्थ को जब वर्गीकृत किया गया, मतलब पदार्थ को तोड़ा गया, तो किन किन शुद्ध में तोड़ा गया और अशुद्ध पदार्थ में तोड़ा गया। शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आता है, अशुद्ध पदार्थ में क्या क्या आता है, यानी अशुद्ध जिसे मिश्रण कह सकते हैं, है ना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है, जिसमें से 3 अवस्थाओं के बारे में यानी पांचों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन 3 ही अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो पहले हम लोग इन 3 अवस्थाओं के बारे में काफी डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ की ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। तीसरा हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पदार्थ का अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन, कि पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं हैं, ठोस हो, द्रव्य हो, तरल हो, इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, यानी ठोस कब गैस में परिवर्तित होता है, गैस कब तरल में परिवर्तित होता है ना। इन सभी चीजों को देखने वाले हैं। फिर ठोस, द्रव्य और गैस के कणों का गमन, यानी पदार्थ किससे बनता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है और ये कण हर एक चीज में पाए जाते हैं। ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव्य में भी पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं। तो ये ठोस में, द्रव्य में और गैस में इन कणों का गमन किन प्रकार से होता है, ये हम लोग देखेंगे। फिर अगला क्या है बाबू? अगला है सेल्सियस और केल्विन में संबंध। सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है, ये हम लोग देखेंगे। फिर अगला क्या है प्यारे बच्चों? पदार्थ की प्लाज्मा और बोन्स एंड आइंस्टाइन कंडेंसेंट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, जिसको बीईसी यानी पदार्थ की 5वीं अवस्थाएं होती है, ये स्टार्ट करने वाली है। चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन टॉपिक्स को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं? पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं क्या पढ़ेंगे हम लोग? कितनी अवस्थाएं पढ़ेंगे? पहला हम लोग क्या देखते हैं? पहला हम लोग कौन सी अवस्था देखते हैं? पहला हम लोग देखते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। एक होता है ठोस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं, जानते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये क्या है? ठोस है, ठीक है। दूसरी पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है बाबू? दूसरा होता है तरल। पदार्थ की तरल अवस्था यानी लिक्विड, जैसे हमारा पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में है। अवस्था मतलब स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, याद रखना है। तीसरी कौन सी अवस्थाएं होती है पदार्थ की प्यारे बच्चों? तीसरी अवस्था होती है गैस, पदार्थ की गैसीय अवस्था, है ना। पदार्थ की गैसीय अवस्था, है ना, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब गैसीय अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। अब बोलोगे सर ये प्लाज्मा क्या है? तो बाबू प्लाज्मा ये काफी गर्म होता है, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। जब गैस को अत्यधिक ताप पर गर्म किया गया तो एक अवस्था निकली जिसका नाम क्या है? हमारा प्लाज्मा अवस्था। और यही जब पदार्थ के कणों को अत्यधिक ठंड, मतलब उसको अत्यधिक क्या किया गया, -273 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा जब उसको ठंडा कर दिया गया, तब एक पदार्थ की अवस्था निकली जिसकी नाम थी बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेंट, यानी बीईसी अवस्था। अब बीईसी अवस्था क्यों बोलते हैं, आगे बताएंगे हम आपको। बीईसी ही नाम क्यों पड़ा इसका, बीईसी। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है ना। तो पदार्थ की अवस्थाएं आपको समझ में आया, कितनी अवस्थाएं होती है। और मुख्य तौर पर हमारे चारों तरफ हम लोग कितने अवस्थाएं पढ़ते हैं? 3 ही अवस्थाएं पढ़ते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने 2 अलग अलग प्रकार की पदार्थ की और नई अवस्थाएं खोज के निकाली, जिसका नाम था हमारा प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की, और एक था हमारा बीईसी अवस्था पदार्थ की, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं, तो इन सभी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। आइए हम लोग अब क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ में आना चाहिए कि हमारे चारों तरफ बहुत सी चीजें हैं।
हमारे चारों तरफ बहुत सी चीजें हैं। जब बहुत सी चीजें क्या क्या है, आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, चाहे आपके की टेबल हो, कुर्सी हो, जो भी चीज हो, पंखा हो, ये हर एक चीज क्या है बाबू, ये हर एक चीज पदार्थ है। आपके चारों तरफ बहुत सी चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं किताब है, हवा है, पानी है, लकड़ी है, कपड़ा है, आदि है। इन सब चीजों को हम देख सकते हैं। ये सभी चीजों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी ये महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा को क्या कर सकते हैं, भले देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना। इसलिए हवा भी क्या है, पदार्थ है। यानी ऐसा पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, जगह घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, वही हमारा क्या होता है, पदार्थ कहलाता है ना। यानी जैसे किताब को हम देख सकते हैं, यह कुछ जगह घेरती है। अभी मैंने आपको बताया किताब क्या है, ये कुछ जगह आपका घेर सकता है ना। और साथ ही साथ यानी इसका आयतन भी होता है, इसका बिल्कुल आयतन भी होगा हमारा, यानी आयतन मतलब वॉल्यूम भी होगा। और जब हम किताब को उठाते हैं तो थोड़ा बल लगता है। आप किताब को ऐसे जादू से तो नहीं उठा सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी बल को जब किताब को उठाने के लिए लगाया गया तो बल भी लगाया गया। तो ये पता चला कि यानी इसमें भार भी होता है, यानी द्रव्यमान भी होता है। क्या पता चला, द्रव्यमान भी होता है ना। पदार्थ हर एक चीज का अपना अपना एक वजन होता है, द्रव्यमान होता है। तो यही सब पता करते हैं कि ये बाबू क्या है, पदार्थ है ना। ये क्या है, पदार्थ है। अब अगला क्या कहता है कि हवा को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस किया जा सकता है, इसीलिए हवा भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं खाली गुब्बारे को तौले और उसमें फिर हवा भर दे। एक खाली गुब्बारा है, इस उदाहरण को मैं आपको समझा देता हूँ। एक खाली गुब्बारा ले लीजिए और उसका वजन उसको तौले, और फिर उसमें कुछ गैस भर करके फिर इस गुब्बारे को फुलाया जाएगा, तो गुब्बारे का वजन में अंतर दिखाएगा कि यानी गुब्बारे का वजन जो था वो थोड़ा सा बढ़ गया। यानी ये हमको पता चला कि जिस चीज में वजन हो, जो आकार बदले, स्थान घेरे, तो वो हमारा क्या होता है, पदार्थ होता है। इसलिए हवा को भी क्या कहा गया, वो हवा भी हमारा क्या है, एक पदार्थ है। समझ में आया। चलिए, अब पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगी। पदार्थ की परिभाषा होगी जो चीज जगह घेरती है, जो चीज जगह घेरती है हमारा, यानी जो चीज जगह घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है ना, और जो अवरोध पैदा करती है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसी चीजें जो जगह घेरती हो, स्थान घेरती हो, जिसका आयतन हो, यानी और साथ ही साथ वो रेजिस्टेंस पैदा करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, है ना। अब पदार्थ के अंदर, पदार्थ जो होता है उसमें एक सवाल होता है कि उसमें द्रव्य, द्रव्य क्या है बाबू। अब द्रव्य क्या होता है, देखिए द्रव्य तीनों अवस्थाएं में देखी जा सकती है। द्रव्य जो है वो तीनों अवस्थाएं में देखी जा सकती है। तीनों अवस्थाओं से मेरा मतलब है, सॉलिड में भी देखा जा सकता है, यानी ठोस में भी देखा जा सकता है, लिक्विड में भी देखा जा सकता है ना, गैस, ये तीनों अवस्थाएं में देखी जा सकती है। समझ में आया। और इन तीन अवस्थाओं को बदलने पर, जैसे उबालने पर, छानने पर, इसमें कोई भी तरह का परिवर्तन ना हो, तो यानी वो पदार्थ शुद्ध पदार्थ होता है हमारा। यानी पदार्थ यानी द्रव्य क्या होता है, जो तीनों से, द्रव्य तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है। सब्सटेंस जो है वो तीनों अवस्थाओं में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस, यानी ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है। यानी द्रव्य वो पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया, जैसे छानना, उबालना, जमाना, किसी से प्रकार से बदला नहीं जा सकता है। मैंने बताया ना, छानने से, उबालने से इसका बदल नहीं सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए चीनी है, चीनी को क्या किया, चीनी एक द्रव्य है। चीनी क्या है, एक द्रव्य है। कैसे समझे, ये एक द्रव्य है क्योंकि अगर इसे पानी में घोल दो तो फिर ये पानी को वाष्पित करो, फिर पानी को वाष्पित करो तो वह पुरानी चीनी वापस मिलती है। आप पानी को चीनी में, पानी में चीनी मिलाइए या चीनी को वाष्पित करिए, ठीक है, वो वापस से जो वाष्पित होगा उसको हम वापस से चीनी में ला सकते हैं, है ना। जैसे पानी जो है उसको हम वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करेंगे, पूरी तरह वाष्पित कर देंगे। अब जो वो भाप है, कंडेंस होकर के क्या करेगा, पानी में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारा संघनन प्रक्रिया के द्वारा वो दोबारा से पानी बन जाएगा, भाप वापस पानी बनेगा, है ना। जैसे कैसे समझेंगे, आप मान लीजिए दूध है, आपका घर में दूध उबालता होगा आपकी मम्मी, तो आपकी मम्मी जो दूध उबालती होगी तो दूध के ऊपर उबलने के बाद एक ढक्कन लगा देता होगा, है ना, ढक्कन लगाता होगा। अब दूध से जो हल्का हल्का भाप निकलता है, अब वो भाप जब ढक्कन पे जा करके रुक जाता है, और वही भाप कुछ समय के बाद जब रुकने के बाद वो ठंडा हो जाता है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है,
देखिएगा उसमें हल्का 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 आपको पानी का बूंद नजर आएगा। समझ में आया? भाप जब वहां पे रुका, ठंडा हुआ, संघनन प्रक्रिया के द्वारा वो भाप किस में बदला? पानी में बदल गया। वही बात हम कह रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया? यानी तो वह पुरानी चीनी वापस मिलती है, यानी इसका रूप बदलता है। रूप, इसलिए चीनी एक शुद्ध द्रव्य है। चीनी पूछेगा कौन सा द्रव्य है, तो आपको बताना है चीनी एक हमारा शुद्ध द्रव्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोडियम क्लोराइड, नमक, चूना, बर्फ, सोना आदि, ये सभी क्या है बाबू? एक द्रव्य है। ये सभी क्या है? द्रव्य है। अब शुद्ध द्रव्य नहीं है। शुद्ध द्रव्य कौन नहीं है? जैसे कि मान लेते हैं दूध। दूध जिसमें पानी भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन, ये सभी चीज पाया जाता है ना? समुद्र का पानी, मिट्टी, कोयला आदि, ये सभी मिश्रण है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ रहता है ना? कोयला जो होता है ऐसे नहीं बनता है। लाखों सालों से मरे हुए पेड़ पौधे, जीव जंतु जब पूरा मर जाते हैं, कई लाखों साल के बाद ये मिट्टी बनता है, फिर बहुत सारी प्रक्रिया के बाद इनमें क्या होता है? कोयला बनता है ना? ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, है ना? तो दूध हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना? समुद्र का पानी हो गया, मिट्टी, कोयला, ये सब क्या है बाबू? मिश्रण है। ये सभी हमारा क्या है? मिश्रण है। चलिए पहला हम लोग आज पढ़ेंगे टॉपिक। पहला टॉपिक अभी स्टार्ट होगा। हमने जान लिया कि पदार्थ क्या था, द्रव्य क्या था, पदार्थ को कितनी अवस्थाएं थी और ये अवस्थाएं कैसे मौजूद है हमारे प्रकृति में या हमारे बीच में, है ना? पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है? पदार्थ की भौतिक प्रकृति अब देखते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी चीज है, जैसे किताब हम ले लीजिए, किताब ले लीजिए, कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, चेयर, कुछ भी ले लीजिए, है ना? ये सभी चीजें क्या है आपका? पानी के तौर पर हवा, लकड़ी, दूध, पत्थर, ये सब जो क्या है बाबू हमारा? ये सभी चीज हमारा पदार्थ है। यानी सभी चीज हमारा मैटर है। मैटर मतलब पदार्थ है। ये पदार्थ किससे बनता है? कण से बनता है। याद रखिएगा, पदार्थ जो होता है हमारा, पदार्थ जो होता है, पदार्थ जो होता है, ये किससे बनता है? ये बनता है छोटे छोटे कणों से। पदार्थ जो होता है ये छोटे छोटे कणों कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। अब कण किससे बनता है? अब कण जो है, ये जो बाबू कण होता है, कण जिसको हम लोग पार्टिकल बोलते हैं, कण यानी जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं, और ये जो कण होता है ये अणु और परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणु मतलब एटम, ठीक है? अणु और परमाणु, अणु और परमाणु, परमाणु मतलब मॉलिक्यूल्स। अणु और परमाणुओं से मिलकर बाबू हमारा क्या बनता है? कण बनता है। ऐसा समझ में? यानी क्या होता है? पदार्थ किससे बनता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। और यही कण जो होते हैं, ये कण किससे मिलकर के बनते हैं? ये छोटे छोटे अणु और परमाणुओं से मिलकर के हमारा क्या बनता है? कण बनता है। समझ में आया? चलिए आइए अब हम लोग वापस से टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहले पदार्थ की असल, पदार्थ कैसा होता है? पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? अभी मैंने बताया पदार्थ किससे बना होता है। पदार्थ कणों से बना होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी पदार्थ है, चाहे ये मेरे हाथ में एक पेन है, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, वो सभी चीज क्या है? कण से यानी पार्टिकल से बना हुआ है। पहले लोग सोचते थे कि पदार्थ एकदम ठोस होता है। लोग पहले ये सोचते थे पदार्थ जो होगा, पदार्थ मतलब क्या? कोई ठोस चीज होगा, यही सोचते थे पहले लोग। लेकिन जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो, कोई भी चीज सोचता था कि ये सब ठोस ही तो है, यही से पदार्थ है। यानी इसको अंदर कोई छोटी भाग नहीं होती। यानी ये पदार्थ क्या है? एक ठोस है, इसका अंदर कोई भी छोटा भाग नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसको तोड़ा गया, इसके पूरे एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया, तो देखा गया कि ये पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कण से मिलकर के बनता है। और ये कण भी उससे भी छोटे, यानी कणों की मौलिक इकाई कहें तो क्या हो जाएगा? अणु और परमाणु। याद रखिएगा, कणों की सबसे छोटी इकाई अणु और परमाणु। और लेकिन बाद में यह पता चला कि हर पदार्थ बहुत छोटे छोटे कण यानी पार्टिकल से मिलकर के बनता है। चाहे हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं आप देखिए, उसको जब आप देखिएगा तो वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बनता है ना? एकदम छोटे छोटे कण से मिलकर के बनता है। अब पदार्थ के बंध बहुत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म यानी बहुत छोटे होते हैं, जिसको आप अपने
मतलब आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए या तो आपको सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो पदार्थ के कणों को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। यानी पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उसे हम आंखों से नहीं देख सकते। कुछ इस तरह का, यहाँ पे देखिए ये बाबू क्या है, यही इसी तरह का छोटा छोटा कण दिखा जाता है हमारे पदार्थों के अंदर, जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते। समझ में आया, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या बोल रहा है, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। अब देखिए पदार्थ के कण क्या रहते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं। मैंने आपको पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई, 3 अवस्थाएं बताई, है ना। एक बताया मैंने आपको पदार्थ की ठोस अवस्था, ठीक है। एक बताया ठोस अवस्था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। एक बताया मैंने आपको द्रव्य अवस्था यानी तरल अवस्था, ठीक है। तरल, इसे द्रव्य भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। एक द्रव्य अवस्था, और दूसरा हमने क्या बताया आपको, गैसीय अवस्था, ठीक है। गैसीय अवस्था, 3 अवस्थाएं बताई। मान लेते हैं, चलिए आइए इस हर एक के नीचे एक बॉक्स बनाते हैं। इस चीज को समझना है आपको। अब मान लीजिए ये पदार्थ के कण जो होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए इसके बीच में जो गति होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठोस पदार्थ के अंदर जो कण होता है वो बहुत पास होता है और इसके अंदर गति बहुत कम और आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है। आकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल जो होता है इसके अंदर काफी आकर्षण बल ज्यादा देखा जाता है। आकर्षण बल ज्यादा देखा जाता है। आकर्षण बल क्या देखा जाता है इसमें, ज्यादा देखा जाता है। समझ में आया। इस ठोस पदार्थ के कण एकदम आपस में जुड़े हुए रहते हैं जिसका आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है और इसमें गमन बहुत कम होता है। ये गमन नहीं करते, इनके बीच गमन बहुत ही कम होता है। मतलब ये इसके बीच में सिर्फ आपको कंपन यानी वाइब्रेशंस बस आपको महसूस हो सकता है, बाकी आपको इसके बीच में गमन दिखाने जाएगा। तरल अवस्था क्या होती है, इसके पदार्थ के कण जो होते हैं, एक कण यहाँ तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां कण यहाँ तो आठवां कण यहाँ, इस तरह से होता है हमारा तरल में। ऐसा समझ में, तरल में किस प्रकार से कण होते हैं, यानी इसमें ठोस के मुकाबले ठोस के मुकाबले इसमें कम आकर्षण आकर्षण बल, जिसको अट्रैक्शन फोर्स भी बोलते हैं, आकर्षण बल देखा जाता है। ठोस के मुकाबले इसमें कम आकर्षण बल देखा जाता है, यानी ठोस में जितना आकर्षण बल होगा उससे कम हमारा तरल में देखा जाएगा। इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। समझ में आया, ये एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, यानी जैसे पानी, अब जैसे पानी गिरेगा तो वो अपना रास्ता इधर उधर कहीं भी चला जाता है ना। लेकिन अगर कोई ठोस चीज गिरे तो जल्दी वो इधर उधर बिखरता नहीं है। किसके मुकाबले, तरल के मुकाबले, है ना। अब गैस के कण कैसे होंगे, एक कण यहाँ तो दूसरा सीधे यहाँ, तीसरा सीधा यहाँ, ऐसे। समझ में आया, मतलब काफी दूर, इसके गण बहुत दूर होते हैं। इसके इसके कण बहुत दूर पाए जाते हैं। इसके कण बहुत ही दूर पाए जाते हैं और आकर्षण बल काफी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और ये कहीं भी जा सकता है ना। गैस के कण जो होते हैं ये कहीं भी जा सकता है, मतलब कहीं भी। देखिए आपके पास हवा, हवा को जाने के लिए तो और भी कुछ नहीं, ये एकदम हल्का, कहीं भी किधर भी जा सकता है ना, क्योंकि इसके कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। समझ में आया, यही चीज हम आपको समझा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए टॉपिक पे। अब अगला क्या था हमारा,
तो ये क्या था, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। जैसे ठोस पदार्थ का आकर्षण बल काफी ज्यादा होगा, यानी पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है, मैंने आपको समझाया आकर्षण बल किस में ज्यादा होता है, फिर उससे कम किस में होता है, फिर उससे भी कम किस में होता है ना। तो पदार्थ के कण के बीच में आकर्षण बल होता है और उन्हें आपस में जोड़े रखता है, और वो आपस में एक दूसरे को आपस में जोड़े रखता है। कण क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे को जुड़े रखते हैं ताकि पदार्थ की संरचना में मदद मिले, और ताकि यह बल जो है पदार्थ में अलग अलग होते हैं, और यही आकर्षण बल अलग अलग पदार्थ में अलग अलग तरह से देखे जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में देखा जाएगा, सबसे ज्यादा आकर्षण बल जो है वो ठोस पदार्थ में देखा जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पदार्थ के, यहाँ पे पदार्थ होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होते हैं। हाँ, उसी खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी क्या कहा जाता है, यानी अंतरा अणुविक स्थान। क्या कहते हैं हम लोग, अंतरा अणुविक स्थान कहते हैं, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पदार्थ के कणों के बीच थोड़ा सा खाली स्थान होता है। ये जो पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए ये ठोस पदार्थ है, इसके ये ठोस पदार्थ के कण है, ठीक है, ये ठोस पदार्थ के कण है, ठीक है, एकदम छोटे छोटे कण हम लोग बना देते हैं। अब इसके बीच में थोड़ा तो जगह खाली है रहता है, थोड़ा सा भी अगर जगह खाली रहा तो पदार्थ के बीच में अगर थोड़ा सा भी जगह खाली रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इसे अंतरा अणुविक स्थान यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। यानी पदार्थ के बीच में जब खाली स्थान, पदार्थ के कणों के बीच में जब खाली स्थान देखा जाएगा तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतरा अणुविक स्थान हम लोग कहते हैं, है ना। तो पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण में क्या बोला जाता है, हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ अलग अलग रूप में मिलते हैं। ठोस में मिलता है, द्रव्य में मिलता है, गैस में मिलता है। आपके रूम में गैस है ना, ऑक्सीजन भी है, हर एक चीज है, मिला ना, हर एक चीज में ठोस के तौर में। कमरे में पानी का जग भरा हुआ है तो जग क्या है, ठोस है, उसके अंदर का पदार्थ जो है वो तरल है ना। यानी हमारे शरीर में भी ये तीन रूप से मौजूद है। हमारे शरीर में कैसे ये तीन रूप से मौजूद है, ये हमारे शरीर में जैसे कि हमारा हड्डी, ये हड्डी जो है हमारा, ये ठोस हुआ। अब शरीर के अंदर जो खून है वो क्या हो गया, तरल हो गया। और जो हमारा सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो श्वास जो अंदर गया तो गैस, तो ये भी हो गया, श्वसन भी हमारा क्या हो गया, तीसरा। तो हड्डियां और दांत, जैसे हड्डी और दांत क्या हो गया, ठोस है। रक्त ब्लड हुए क्या है हमारा, तरल है। जैसे हड्डियां और दांत ठोस है, फिर क्या है, रक्त यानी ब्लड जो है वो क्या है हमारा, द्रव्य है। फिर वायु जिसे हम सांस के रूप में प्रयोग लेते, सांस के रूप में लेते हैं, जो गैस है। सांस लेने के लिए हमें चाहिए ना कुछ, तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो तीनों रूप से भी हमारे शरीर में ये मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं मानव शरीर जो होता है, इंसानी शरीर जो होता है, ये भी पदार्थ का बना हुआ होता है ना। और हमारा शरीर में लगभग कितना प्रतिशत, लगभग हमारा 70 से 75%, बहुत जगह पे 65% भी होगा, लेकिन 70 से 65% से याद रखिए, 75% के बीच, एग्जैक्ट 70% अगर ऑप्शन में दिया हुआ है करेक्ट कर सकते हैं। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जो है वो जल जल से बना है, यानी द्रव से बना है। द्रव्य यानी जल से बना है, तरल पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है। और सभी पदार्थ तीनों रूप में नहीं पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी पदार्थ तीनों रूप में ही पाए जाएं। जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं, जैसे लकड़ी और पत्थर केवल ठोस रूप में रहते हैं, लकड़ी और पत्थर केवल ठोस रूप में, हम अगर कोई कहे ये तरल रूप में रहेगा तो ये कहना गलत हो जाएगा। फिर जबकि कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथालीन, ये ठोस और गैस दोनों में रूप में रह सकता है। आप समझ में आया, जरूरी नहीं है कि हर पदार्थ एक ही अवस्था में रहे। जैसे कि हम कहें लकड़ी और पत्थर केवल ठोस में रूप में रह सकता है, लेकिन अगर कपूर हम बात करें, जैसे कपूर, कौन सा कपूर का हम बात करें, जैसे पूजा वगैरह में कपूर लगता है, फिर एगो एमोनियम क्लोराइड होता है, तो ये जो, और नेपथानिल, नेपथलीन जो होता है, जैसे कपड़ा वगैरह, कभी सुने नेपथलीन बॉल जो बाजार में मिलता है, हम लोग कपड़ा वगैरह रखते हैं, कीड़ा मकोड़ा ना लगे तो उसमें हम डालते हैं, वो छोटा छोटा होता जाता है, तो वो ठोस रहता है। और ठोस और गैस दोनों रूप में मिलते हैं, ठोस में भी मिलता है, गैस में भी मिलता है, समझ में आया, ये तीनों चीज। और कुछ पदार्थ जैसे जल, गंधक, गंधक मतलब क्या होता है बाबू, गंधक मतलब आपने सुना होगा सल्फर, गंधक मतलब क्या होता है, सल्फर, ठीक है, सल्फर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, गंधक बोलते हैं। और रूप, गंधक तीनों रूप में पाए जाते हैं, जैसे
जल हो गया, गंधक हो गया, ये तीनों रूपों में पाए जाते हैं। जैसे ठोस में भी पाया जाता है, जल ठोस में नहीं पाया जाएगा। बोलो सर कैसे? बर्फ हो गया। क्या जल तरल में नहीं पाया जाएगा? जल खुद तरल अवस्था में रहती है। और गैस जैसे भाप में जल पाया जाता है ना, नमी पाई जाती है। फिर द्रव में और गैस, ये तीनों में पाया जाता है। जैसे गंधक सल्फर हो गया और ये जल जो हो गया, ये तीनों अवस्थाएं में देखी जाती है। जरूरी नहीं है कि पदार्थ की अवस्थाएं वैसे ही रहे जैसे उसकी रखी हैं। जैसे लकड़ी इसका बदल नहीं सकता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो अपनी अलग अलग अवस्थाएं में रह सकती हैं। जैसे हम जल बताए और गंधक बताए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? पदार्थ की ठोस, द्रव्य एवं गैसीय अवस्था। पदार्थ की ठोस, द्रव्य एवं गैसीय अवस्था हम लोग देख लेते हैं। पदार्थ की ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था, यानी पदार्थ की ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों अवस्थाओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठोस क्या है? ठोस कौन सा पदार्थ है? यानी ठोस वह पदार्थ होते हैं जिनके कण यानी पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं और मजबूती से जुड़े होते हैं। मतलब ठोस एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका कण, मतलब ठोस पदार्थ के अंदर का कण काफी अंदर में, मतलब वो क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। और उसमें आकर्षण बल जो होता है बहुत मजबूत होता है। ठोस पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं, यानी पदार्थ सभी कणों से मिलकर के बनता है, तो ठोस पदार्थ के अंदर जो कण होता है वो काफी आकर्षण बल उसमें देखा जाता है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया था। इसलिए कण अपनी जगह से नहीं हिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना, इसके बीच में आपको क्या मिलता है? बहुत कम जगह आपको देखने को मिलता है ठोस पदार्थ में। अगर जिसमें जगह मिलता है और इसके जगह को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा खाली स्थान है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। तो ये सब जो होता है हमारा ठोस पदार्थ के कण, इसके बीच में आकर्षण बल जो होता है हमारा, तो बहुत क्या होता है? ज्यादा होता है। इसी ठोस पदार्थ के अंदर जो आकर्षण बल होता है ये बहुत ज्यादा होता है। और बस थोड़ा थोड़ा कंपन, और इसमें थोड़ा थोड़ा कंपन होता है, मतलब इसका गति सबसे कम होता है, यानी ये गतिशील नहीं होते हैं। इन पदार्थों के बीच में, यानी इन कणों के बीच में क्या देखा जाता है? थोड़ा मोड़ा कंपन देखा जाता है। सिर्फ क्या देखा जाता है? कंपन। कंपन यानी, कंपन का मतलब होता है वाइब्रेशन। कंपन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन। ठीक है, याद रखना, कंपन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। समझ में आया? तो देखे जाते हैं। उसके बाद अगला क्या हम लोग पढ़ते हैं? तो ठोस पदार्थ आप समझ गए कि ये ठोस पदार्थ क्या होता है? जो हमारा क्या होता है? कण, इसके कण बहुत पास होते हैं, मजबूती से जुड़े रहते हैं, और साथ ही साथ इसके बीच में कंपन होता है, यानी ये गतिशील नहीं होते हैं, बस इसमें कंपन देखे जाते हैं, यानी हल्का हल्का वाइब्रेशंस खाली होता है। ठीक है ना, पीडीएफ। हाँ चलो। ठोस पदार्थ के मुख्य गुण क्या क्या? अब हम लोग ठोस पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ठोस जो ये पदार्थ है इनका क्या क्या गुण है। आइए देखते हैं इसके क्या क्या गुण होते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं इसकी आकृति और आयतन याद रखिएगा निश्चित होता है। ठोस पदार्थ की आकृति यानी ठोस पदार्थ का जैसा शेप होगा, और वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन जो होगा वो पूरी तरह से क्या होगा? निश्चित होगा, यानी फिक्स होगा। कहे तो ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होती है, यानी परमानेंट होता है। इसके कण इतने पास होते हैं कि वे एक दूसरे से ना तो दूर जा सकते हैं, यानी कण इतना पास होता है, मतलब वो एक दूसरे से दूर ना दूर जा सकता है और ना वो पास आ सकता है। सोच सकते हैं कितने पास होते हैं इसके कण। इसलिए ना लकड़ी वगैरह, लकड़ी कितना हार्ड होता है, क्योंकि इसके कण बहुत ही पास होते हैं। क्योंकि ना ही ये एक दूसरे से ज्यादा और पास आ सकता है, और ना ही अपने वो दूर जा सकता है ना। उदाहरण के तौर पर किताब, मेज, नमक, चीनी, ये सभी चीज क्या है बाबू? ये सभी हमारा ठोस पदार्थ है। ये हमारा सब क्या है? ये सभी हमारा ठोस पदार्थ है ना। सॉलिड मैटर है। क्या है? सॉलिड मैटर। याद रखना है एकदम। ठीक है, चलिए। जैसे रबर बैंड, एक तरफ देख लेते हैं कि रबर बैंड को खींचने पर आकार बदलता है। रबर बैंड को खींचे, रबर बैंड होगा सभी के पास, उसको खींचे, आकार बदला, और फिर वापस से वो क्या हो गया? अपने उसी शेप में आ गया। ऐसा तो नहीं है कि रबर बैंड को खींचने के बाद वो उसी आकार में रह गया, नहीं रहता है। खींचे और जैसे ही छोड़ते हैं वो वापस से अपने उसी आकार में आ जाता है। यानी ये पता चलता है कि ठोस की आकृति और आयतन जो होते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, है ना। पर छोड़ने पर वो पहले जैसा हो जाता है ना। ऐसा ही हो जाता है। ये हमारा क्या था? ठोस पदार्थ का पहला गुण, आकृति और आयतन। दूसरा गुण क्या होता है? घनत्व। अब ठोस का घनत्व कैसा होता है? ठोस का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व जो होता है बाबू, ठोस का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसके कण बहुत पास होते हैं। इसलिए जब भी घनत्व निकालेंगे, यानी डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी बराबर, है ना, घनत्व बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान, यानी मास, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है,
द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर पूछे इसका एसआई क्या होगा घनत्व का, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। याद रखिएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा एसआई। यानी किसी वस्तु का वजन उसके आकार के हिसाब से कितना होता है। मतलब जैसे कि मान लेते इस पेन का वजन अलग होगा, किताब का वजन अलग होगा, अलग अलग मनुष्य के शरीरों का अलग अलग वजन होगा, है ना, अलग अलग चीजों का अलग अलग वजन होगा, है ना, वही चीज कहते हैं। तो हमने दूसरा मुख्य गुण देख लिया ठोस का। अब तीसरे गुण पे आते हैं। तीसरा गुण है द्रव्य का क्या हो जाएगा, द्रव्यांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखेंगे कि ठोस पिघलने या उबलने के लिए बहुत अधिक गर्मी लेता है। ठोस को अगर पिघलाना हो, जैसे लोहा ठोस है, कितना अधिक इसमें गर्मी चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें गर्मी चाहिए। तो इसको पिघलाने के लिए हमें अधिक गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। साथ में क्या, इसके द्रव्यांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है और क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ठोस का ज्यादा होता है। पूछेगा पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें क्या हो गया, द्रव्यांक और क्वथनांक। द्रव्यांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथनांक का मतलब क्या होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट। तो पूछेगा सबसे ज्यादा कौन में किस में होता है, तो ठोस में द्रव्यांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसको पिघलाने के लिए हमें अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है दूसरे दूसरे पदार्थों के मुकाबले, है ना। अब इसके अगला गुण क्या है हमारा बाबू, अगला है हमारा कठोरता। पदार्थ की कठोरता। अब कठोरता पढ़ रहे हैं तो हमें ठोस से ये पता चल रहा है कि ये तो कठोर होगा ही, यानी ठोस के कण बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं, इसलिए उन पर दाब डालने पर भी उनकी आकृति नहीं बदलती है। जैसे ये पेन, ये इतना इसके अंदर के जो कण हैं आपस में इतने मजबूती से जुड़े हुए हैं कि हम इसे उंगली से चाहे दबाने पर ये नहीं दबेगा, दबेगा, क्योंकि ये ठोस है। इसलिए कहा गया कि उन पर दाब डालने पर, अगर हम इसमें कितना भी दाब डाल दें तो ये क्या होगा, अपना आकृति और आयतन जो होगा वो जल्दी नहीं बदलेगा। तो कठोरता जो होगा वो ठोस में ज्यादा पाया जाएगा। मुख्य गुण में ये भी आ जाता है। अगला पांचवें गुण की तरफ चलते हैं। पांचवा गुण हमारा क्या कहता है, और याद रखिएगा यही कारण है कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ यानी रिजिड होते हैं, रिजिड भी होते हैं। अगला क्या है हमारा, संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। क्या आता है हमारा अगला, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, संपीड्यता का मतलब क्या हो गया, संपीड्यता का मतलब होता है ठोस पदार्थ को दबाकर छोटा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके कण के बीच कोई जगह नहीं होती है। ठोस पदार्थ के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस देखा जाना नहीं, मतलब देखा नहीं जा सकता है, उसके बीच में बहुत ही कम जगह होती है। लेकिन पदार्थ के बीच में, ऐसे पदार्थ जिसके बीच में कणों में अगर जगह मिले, यानी कणों के बीच में जगह हो, तो उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, उस जगह को कहते हैं। लेकिन ये जगह सबसे कम किस में देखा जाता है, ठोस में देखा जाता है। तो सबसे कम होने के कारण, हालांकि स्पंज, स्पंज क्या है, ठोस है। स्पंज या ब्रेड जैसे पदार्थ थोड़ा दब जाते हैं, ब्रेड खाते हैं ना, स्पंज या ब्रेड थोड़ा दब जाता है, जबकि ये ठोस है क्योंकि इसमें वायु जाने का रास्ता होता है। अब जैसे नॉर्मल दूसरा पदार्थ है, उसमें हवा जाने का अगर रास्ता नहीं हो, मतलब कोई भी दूसरा पदार्थ उसमें प्रवेश ना करता हो, तो वो पदार्थ को आसानी से नहीं दबाया जाएगा। लेकिन स्पंज जो होता है, जैसे बर्तन मांजने के लिए आपकी मम्मी एक स्पंज का यूज करती होगी ना, बर्तन वगैरह मांजने के लिए, तब उसमें भी देखिएगा थोड़ा वो हल्का होता है, ठोस होता है लेकिन हल्का रहता है हमारा। जैसे पदार्थ थोड़ा दब जाते हैं क्योंकि उनके वायु भरी, उनमें वायु भरी होती है, उनमें क्या भरी होती है, वायु भरी होती है। इसलिए कह सकते हैं संपीड़ितता सभी ठोस पदार्थ में बहुत ही कम होता है। कुछ ही ऐसे, जैसे कि मान लेते हैं स्पंज और ब्रेड, इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दबाया जा सकता है ना, बिल्कुल दबाया जा सकता है। अब ठोस में अगला मुख्य कारण क्या है, बहाव। ठोस में बहाव देखा जाएगा, बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ठोस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसमें बहाव कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये उनके कण बहुत कसकर जुड़े होते हैं, उसके कण इतने कसकर जुड़े होते हैं कि उसमें बहाव देखा ही नहीं जा सकता है, इसलिए वे अपना आकार नहीं बदल सकते हैं, यानी इनमें बहाव नहीं होगा। अगर कोई ठोस चीज नीचे गिर जाए तो वो क्या बह करके चला जाएगा कहीं पे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसका कण बहुत ही कसकर, मतलब ठोस पदार्थ के कण उसको कसकर पकड़े हुए रहते हैं, इसलिए उनमें बहाव नहीं होता है। अगला क्या बोलता है बाबू, अगला कहते हैं प्रसार और संकुचन। प्रसार और संकुचन किसे कहेंगे, प्रसार और संकुचन। बाबू प्रसार और संकुचन में ठोस को गर्म करने पर, प्रसार और संकुचन का मतलब क्या हो गया, प्रसार मतलब होता है एक्सपेंशन, संकुचन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। प्रसार मतलब ठोस को जब गर्म किया गया तो उसको पीट कर या किसी भी
चीजों से उसके आकार को बदला जा सकता है, मतलब अत्यधिक गर्म करने पर ठोस को उसके आकार को बदला जा सकता है। और जैसे ही वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो वापस से वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचन देखा जाता है। उसी को समझेंगे। चलिए, क्या कहा, ठोस जो होता है हमारा, ठोस जो होता है वो क्या होता है, ठोस को गर्म करने पर वो थोड़ा फैलता है। ठोस को गर्म करके, जैसे लोहार जो है, लोहार जो होता है क्या करता है हमारा, ये आयरन के रॉड को, मतलब लोहे के टुकड़े को गर्म करके उसमें क्या हथौड़े से पीट पीट करके उसका आकार बदलता है। फिर और ठंडा करने पर थोड़ा संकुर मतलब सिकुड़ता है। जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ता है। लेकिन यह बदलाव बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन सिकुड़ना जो होता है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए आप इसमें उतना पता नहीं कर पाते हैं कि कितना सिकुड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि ठोस को हम लोग क्या किए, पिघलाए और उसको क्या कर दिए हम लोग, पीट पीट करके इतना चौड़ा कर दिए, मान लेते हैं किसी चीज से चादर बना दिए, है ना, मोटा पतला चदरा बना दिए। अब ये नहीं कि सिकुड़ने के बाद ये पूरा एकदम पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मात्रा बहुत ही कम देखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि कण बहुत पास होते हैं, इसलिए इसके बीच में जो संकुचन होता है वो बहुत ही हल्के मात्रा में देखा जाता है ना। फिर अब क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर पातन, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। अब ठोस में सब्लिमेशन कैसे होता है, ऊर्ध्वाधर पातन कैसे होता है। अब अगला मुख्य कारण है ऊर्ध्वाधर पातन। ऊर्ध्वाधर पतन को देखेंगे, कुछ ठोस पदार्थ बिना पिघले सीधे गैस में बदल जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए, गैसीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, उसे ऊर्ध्वाधर पातन प्रक्रिया कहते हैं। सीधी बात अपनी भाषा में, ऐसे पदार्थ यानी कुछ पदार्थ बिना पिघले सीधे गैस में बदल जाते हैं, और गैस को ठंडा करने पर, और उसी गैस को ठंडा करने पर फिर से ठोस बन जाता है। अब गैस से सीधा पानी नहीं, सीधा ठोस बनेगा, तो इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वाधर पातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कपूर, अब कपूर को जब हम पिघलाएंगे, या ठोस है तो गैस बनेगा, तो इससे हम दोबारा क्या कर सकते हैं, कपूर बनाया जा सकता है। मैंने वापस से नेप्थलीन, नौसादार, नौसादार किसको बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है, ये भी एक प्रकार का नमक का ही सूत्र होता है। और आयोडीन को, ड्राई आइस, ये सब किसका उदाहरण हो गया बाबू, ऊर्ध्वाधर पातन का। ऊर्ध्वाधर पातन वह प्रक्रिया होती है जब ठोस पदार्थ सीधे हमारा गैसीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, और गैसीय पदार्थ से वापस से ये हमारा ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, ऐसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वाधर पातन प्रक्रिया यानी सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब विसरण, ठोस में विसरण कैसे देखा जाता है। सामान्यतः ठोस एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके कण स्थिर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक तरफ पानी है और एक तरफ नींबू पानी है और दूसरी तरफ कोको कोला है ठंडा, ठीक है, कोई भी। अब तीनों को चाहे तो मिला सकते हैं ना, मिल जाएगा। कण, क्योंकि उन दोनों के बीच में, कणों के बीच में खाली जगह पाई जाती है। और जो नींबू पानी का कण होता है और जो मान लीजिए कोको कोला का हम आपको कण बताए, वो क्या करेगा, वो खाली स्थान को, जगह को भरने के लिए उसमें मिक्स हो जाएगा, इसलिए तीनों मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ठोस का बात करें, एक दूसरे को वो मिश्रित नहीं हो सकते। ठोस जो क्या नहीं हो सकते हैं, वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके कण स्थिर होते हैं। कण क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, है ना। इसलिए ठोस पदार्थ को क्या नहीं किया जा सकता है। लेकिन लंबे समय से कुछ ठोस धातुएं जैसे कॉपर और जिंक, मान लीजिए ये भी ठोस है, कॉपर भी हमारा ठोस है और जिंक भी हमारा ठोस है। इसको लंबे समय से ठोस धातुएं रखने पर आपस में थोड़ी मात्रा में घुल सकती है। बहुत देर तक रखेंगे, बहुत लंबे समय तक रखेंगे, तो ये देखा जाएगा कि वो दोनों आपस में घुल सकता है, यानी जिसका मतलब आपस में जुड़ सकता है। घुलने का मतलब जुड़ जाएगा, समझ में आया। घुलने का मतलब ऐसा नहीं है कि पानी की तरह घुल गया कॉपर और जिंक, नहीं। घुलने का यहाँ से मतलब है कि कॉपर और जिंक कुछ बहुत लंबे समय के बाद आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पदार्थ की जो द्रव्य अवस्था के 10 के मतलब 10 के 10 मुख्य गुण थे, हम लोग ये देख लिए। अब पदार्थ की ठोस अवस्था के 10 गुण देख लिए। अब हम लोग द्रव्य अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की द्रव्य अवस्था, द्रव्य अवस्था किसे कहते हैं, आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। द्रव्य यानी इसके कण जो होते हैं थोड़े से दूर पाए जाते हैं, एक यहाँ है ना, एक यहाँ, तो दूसरा उससे दूर, है ना। ये हल्का दूर दूर पाया जाता है, देखिए हल्का दूर दूर हमारा क्या होता है, पाया जाता है। इसके कण जो होते हैं थोड़े दूर पाए जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो आकर्षण बल होता है, इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, ये जो दूर दूर पाए जाते हैं, इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, ये जो आकर्षण बल होता है,
ये बहुत ही कम देखा जाता है। ठीक है, इसका आकर्षण बल, आकर्षण आकर्षण बल कम होता है ठोस के मुकाबले। ठोस के मुकाबले मैंने बताया था आपको, इसमें आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है कि द्रव्य क्या है। द्रव्य कहिए, तरल कहिए, द्रव्य क्या है हमारा। द्रव्य वो पदार्थ है, द्रव्य हमारा वह पदार्थ होता है जिसमें जिनके कण ठोस और ठोस की तुलना में थोड़े ढीले बंधे होते हैं और साथ ही इनके आकर्षण बल कम पाए जाते हैं, इसलिए कण थोड़ा हिल सकता है, इसका कण हिल डोल सकता है, इसमें गमन होता है, ठोस के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा गमन होता है इसमें, और ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। लेकिन आकर्षण बल इतना कमजोर भी नहीं होता है कि कण द्रव्य से बाहर निकल जाए। समझ में आया, इतना भी नहीं होता है कि कण जो होता है वो द्रव्य से बाहर निकल जाए। समझ में आया, तो ये हमारा क्या था, द्रव्य अवस्था। मान लो जैसे कि हमारा क्या है, पानी है। अब पानी के कण जो इतने होते हैं क्या, बहुत ढीले होते हैं, ठोस के मुकाबले आकर्षण बल कम होता है, इसलिए इसमें बहाव भी देखा जाता है, कठोरता इसमें देखी नहीं जाती है, बहुत कम होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ठोस जो होते हैं इसके द्रव्य के मुख्य कितने गुण होते हैं। ठोस के मुकाबले जो हमारा ये तरल पदार्थ होता है, यानी जिसे हम लिक्विड कहते हैं, इसके क्या क्या मुख्य गुण होते हैं। पहला, इसका आकृति और आयतन निश्चित नहीं होगा। ठोस का आकृति और आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव्य में यानी तरल पदार्थ में ठोस का आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव्य की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। याद रखिएगा, द्रव्य की क्या होती है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होता है। सॉरी, हम आयतन, ठीक है, याद रखिएगा कि ठोस पदार्थ की द्रव्य और आकृति और आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव्य यानी तरल पदार्थ का आकृति निश्चित नहीं होता है, बल्कि आयतन निश्चित होता है। समझ में आया, यानी आप इसको जो भी, जैसे घर में आप अलग अलग बर्तन है, जिस बर्तन में ढालिएगा वो उस आकार में चला जाएगा, लेकिन वो अपना क्या करेगा, आयतन को बदल नहीं पाएगा, क्योंकि इसका आयतन निश्चित होता है। यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। जैसे कि पानी गिलास में गिलास का आकार, और बोतल में बोतल का आकार ले लेता है ना। गिलास में रखिए या फिर बोतल में रखिए, जिसमें रखिएगा वो उसमें उसका क्या कर लेगा, आकार ले लेगा, लेकिन आयतन को नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन पानी का मात्रा यानी वॉल्यूम, आयतन जो होगा वो नहीं बदलेगा। क्या होगा, नहीं बदलेगा। आगे पढ़ते हैं। पहला गुण पढ़ लिए तरल का। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा घनत्व। अब घनत्व इसमें कैसा देखा जाता है, घनत्व कैसा देखा जाता है, द्रव्य का घनत्व जो होता है वो ठोस से कम होता है। द्रव्य का घनत्व जो होता है हमारा, ये ठोस के मुकाबले कम होता है, क्योंकि इनके कण के बीच में थोड़ी जगह होती है, यानी इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कणों के बीच में थोड़ी सी जगह देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर बर्फ यानी ठोस रहता है, फिर पानी द्रव पर तैरती है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है ना। जैसे बर्फ ठोस है लेकिन पानी पर तैरता है ना, पानी पर तैरता है क्योंकि घनत्व कम होता है। देखिएगा, बर्फ जो होता है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, क्यों होगा, पानी पे तैरेगा, क्योंकि पानी जो होता है इसका घनत्व कम होता है, किसके मुकाबले, बर्फ के मुकाबले, है ना। अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। द्रव्य थोड़े बहुत संपीड्य होते हैं, थोड़े बहुत संपीड्य होते हैं, लेकिन ठोस जितने नहीं। मतलब हल्का इन्हें दबाया जा सकता है, लेकिन ठोस जितना नहीं। फिर पानी का यानी द्रव्य तरल का द्रव्यांक और क्वथनांक क्या होता है। जैसे ठोस पदार्थ का द्रव्यांक और क्वथनांक जो होता है वो काफी अधिक होता है अन्य पदार्थ के मुकाबले, लेकिन तरल पदार्थ में ठोस के मुकाबले थोड़ा कम रहता है, क्योंकि द्रव्यांक, इसका जो द्रव्यांक यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ठोस से कम होता है, लेकिन इसका क्वथनांक जो होता है, जैसे किसी भी पानी को अगर आप पिघलाते हैं, अगर आप पानी को पिघलाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी हमारा क्या होता है, उबलना स्टार्ट कर देता है। यानी पानी जो होगा, तरल पदार्थ जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा उबलना प्रारंभ कर देगा। अगला क्या है बाबू, इसकी तरलता। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला गुण में इसकी तरलता। द्रव्य बह सकते हैं,
मतलब इसमें बहाव देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा, द्रव्य में बहाव बिल्कुल देखा जाएगा। यानी द्रव्य बह सकते हैं क्योंकि उनके कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, इसलिए इनके तरल पदार्थ कहा जाता है। क्या कहता है, द्रव जो है इसका कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है, इसमें बहाव देखा जाता है, इसीलिए द्रव क्या होता है, इसमें तरलता का एक मुख्य गुण हमारा पाया जाता है। जैसे पानी है, दूध है, तेल है ना, इसमें ये क्या है हमारा, इसकी तरलता का एक मुख्य, यानी बहने की गति द्रव्य पर निर्भर करती है कि पानी जल्दी बहता है पर शहद धीरे धीरे। अब देखिए शहद है और पानी है, पानी का तरलता होगा क्या होगा, शहद के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होगा, वो जल्दी बह जाएगा, लेकिन शहद नहीं, क्योंकि उसके कण जो होते थोड़े से हमारा आसपास होते हैं, है ना, यानी पानी के मुकाबले जो होता है शहद के अंदर के कण वो आसपास होते हैं, है ना। अब इसमें विसरण क्या होगा, अगला टॉपिक हमारा क्या है, 5 हम लोग मुख्य गुण पढ़ लिए, 5वां द्रव्य। अब द्रव्य का छठा गुण क्या है, छठा मुख्य गुण वो है विसरण। द्रव्य आपस में मिल सकते हैं क्योंकि उनमें बहने की प्रवृत्ति होती है। हमने क्या, इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए नमक, जैसे नींबू पानी और एक तरफ हमारा नॉर्मल पानी है, दोनों को मिलाएंगे मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो कणों का है वो जगह पाया जाता है और उस जगह में दूसरे पदार्थ के कण जो है वो मिल जाते हैं, इसलिए वो आपस में घुल जाते हैं। यानी द्रव्य आपस में मिल सकते हैं क्योंकि उनमें बहने की प्रवृत्ति होती है। द्रव्य क्या कर सकता है, आपस में घुल सकता है क्योंकि उसमें बहने का प्रवृत्ति होता है, मतलब वो कहीं भी बह सकता है। और पानी में स्याही का एक बूंद डालो, कह रहा है पानी में स्याही का एक बूंद डालो, स्याही मतलब इंक, एक बूंद डालो, पूरा पानी फिर कुछ समय के बाद पूरा पानी उस जिस जिस कलर का स्याही होगा उस कलर में पूरा पूरा परिवर्तित हो जाएगा, यानी वो पूरे पानी में फैल जाता है, ये पूरा क्या होगा। और अगर शहद डालो तो धीरे धीरे फैलेगा क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, मतलब पानी के मुकाबले शहद का घनत्व क्या होगा, पानी के मुकाबले शहद का घनत्व घनत्व जो होगा वो ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, पानी के मुकाबले शहद का घनत्व ज्यादा होगा, इसलिए पानी में वो घुलने में थोड़ा सा समय लेगा, है ना। और लेकिन स्याही जो होगा उसका घनत्व कम है, वो जल्दी घुल जाएगा, स्याही यानी इंक, आप ये चीज करके देख सकते हैं, है ना। वही कह रहा है कि मिश्रण में द्रव्य आपस में मिल सकते हैं, यानी द्रव्य जो है वो आपस में क्या कर सकता है, मिल सकता है, लेकिन कुछ जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हमने कहा शहद, वो थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा पानी के दूसरे पानी तरल पदार्थ के मुकाबले, है ना। अब तापमान का प्रभाव कितना पड़ता है, अब तरल पदार्थ में तापमान का प्रभाव कैसा पड़ता है। गर्म पानी में चीजें जल्दी फैलती है, गर्म पानी में चीजें क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी फैलने लगता है हमारा, साथ ही क्योंकि गर्मी के कणों गति बढ़ाते हैं, गर्मी जो होते हैं कण को गति बढ़ाते हैं, यानी गर्मी के कारण कणों के बीच में गति बढ़ जाती है। जैसे कॉपर सल्फेट का टुकड़ा गर्म पानी में जल्दी घुलता है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को क्या लिखते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, CuSO4 का टुकड़ा है, यानी कॉपर सल्फेट का टुकड़ा है। उसके बाद क्या करेंगे, गर्म पानी में डालेंगे, फिर वो जल्दी घुलता है, ठंडे पानी में देर से घुलता है। कॉपर सल्फेट का टुकड़ा को हम किस में डालें, गर्म पानी में डालें, तो जब कॉपर सल्फेट का टुकड़ा को गर्म पानी में डाले तो वो गर्म पानी में डाले तो कॉपर सल्फेट जल्दी घुल गया, लेकिन उसको जब क्या किए, ठंडे पानी में डाले तो काफी देर से घुला। तो ये हमको समझ में आया कि तापमान का प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है, कैसे, जैसे कि गर्म पानी में जल्दी घुला और ठंडे पानी में देर से घुला, है ना। अब द्रव्य का जमना, द्रव्य कितने डिग्री पर जमता है, अगर पूछे द्रव्य कितने डिग्री पर जमेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है हमारा तरल पदार्थ वो क्या होता है, उबलता है, तरल उबलता है। और उसी जगह 0 डिग्री सेल्सियस पर मतलब तापमान घटाया जाए, ठीक है, तरल पदार्थ क्या होता है, जमता है, ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जमना, जमता है, ठीक है, तरल जमता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तरल हमारा जमना प्रारंभ कर देता है, यानी फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, यही कह रहा है कि जब किसी द्रव्य को ठंडा किया जाता है तो वह ठोस में बदल जाती है। जैसे आप जितना द्रव्य को ठंडा करते जाएंगे, जितना ठंडा होते जाएगा वो क्या होगा, द्रव्य में यानी ठोस में परिवर्तित होता रहेगा। फिर उदाहरण के तौर पर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर वो बर्फ बन जाता है, और इसे जमना यानी ठोसकरण यानी फ्रीजिंग भी हम लोग कहते हैं। समझ में आया, क्या कहते हैं,
फ्रीजिंग भी कहते हैं। अगला क्या है, वाष्पन, यानी जब किसी द्रव्य को खुली हवा में हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, मतलब अत्यधिक गर्म करना चालू कर देंगे, मतलब द्रव्य को इतना गर्म करें कि वो क्या करे, गैस बन जाए, इस प्रक्रिया को वाष्पन बोलेंगे। सिंपल में अगर द्रव्य को आप इतना गर्म करें खुले में कि वो क्या हो जाए, वाष्पित हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पन बोलेंगे, है ना। अगला क्या है, जैसे खाली में रखा हुआ पानी कुछ घंटे के बाद गायब हो जाएगा। थाली में रखा हुआ पानी कुछ घंटे के बाद, क्योंकि आसपास में गर्माहट, अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो जल्दी हमारा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि वो पानी क्या हो जाता है, वाष्पन हो जाता है, यानी इवेपोरेशन हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। अब वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारण क्या क्या है। सबसे पहला, वाष्पन को प्रभावित कौन कौन से क्या क्या कारण है। जैसे पहला बात, द्रव्य की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, जिसका उबलने का ताप कम होता हो वो जल्दी वाष्पित होता है। जैसे मान लीजिए ईतर 34 डिग्री सेल्सियस पे और जल 100 डिग्री सेल्सियस पे। ईतर 34 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा, लेकिन जल जो होगा लगभग उसको उबालने के लिए, यानी अब इसके बाद जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जब उबलेगा तो अब वो सीधा सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, यानी ये जल्दी से उड़ जाता है। फिर अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा तापमान। तापमान क्या होता है, द्रव्य जितना गर्म होगा वाष्पन उतना तेजी होगा, यानी पानी को जितना गर्म करेंगे उतना तेजी से पानी हमारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्पित हो जाएगा, यानी वाष्पन में परिवर्तित हो जाएगा। और गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी सूखता है, और गर्म पानी जो होगा वो ठंडे पानी से जल्दी सूख जाएगा, है ना। उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं, यानी सतह जितनी बड़ी होगी वाष्पन उतना तेज होगा, यानी जितना बड़ा सतह उतना तेजी से हमारा वाष्पन, है ना। और खुले में रखने पर कपड़े जल्दी सूख, इसलिए खुले में रखने पर जल्दी कपड़े सूखते हैं। खुले में रखने पर क्या होता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। जल्दी सूखने का मतलब क्या हो गया, खुले में जैसे आप कपड़ा सुखाते हैं, गर्मी का मौसम है, पंखा उंखा चल रहा है, मतलब बाहर में हवा हुआ चल रहा है, लेकिन सुन लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, जैसे आप कपड़ा है, ये एक कपड़ा टांगे हुए हैं यहाँ पे कपड़ा टांगे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कपड़ा टांगे हुए हैं, है ना, जीन्स वगैरह आप टांगे हुए हैं, ठीक है, कपड़ा टांगे हुए हैं। अब धूप है, ठीक है, अब धूप है, तो धूप क्या करेगा, कपड़े से पानी को खींचेगा, यानी वाष्प वाष्प बनाएगा। लेकिन अब इसी जगह पे हवा भी अगर बहने लगी तो ये वाष्पन जो होगा ज्यादा जल्दी होगा। अगर इसमें हवा भी साथ ही साथ बहने लगेगी तेजी से तो वाष्पन थोड़ा क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। समझ में आया। यानी अगर कहे तो खुले में रखे कपड़े जल्दी सूखते हैं, लपटे हुए में नहीं। और अगर हवा भी बहता है तो थोड़ा जल्दी, ज्यादा जल्दी सूखेगा, और हवा भी थोड़ा सा बह रहा है तो ज्यादा जल्दी सूख जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए कपड़ा को आप ऐसे खुला में ऐसे लपेट खुला में ऐसे सूखने दे रहे हैं, है ना, खुला में सूखने दे रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, पूरे खोल करके, तो वो जल्दी वाष्पित होगा, क्योंकि इससे हर एक जगह से इसके जो क्या करेंगे, पानी के कणों को क्या किया जाएगा, धूप धूप से वाष्पित कर लिया जाएगा। लेकिन मोड़ मार के अगर रख दीजिएगा कहीं पे कपड़ा को ऐसे करके, तो उसको वाष्पित देने पूरा सूखने में थोड़ा समय लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कण जो होंगे पूरी तरह से मतलब वाष्पित नहीं हो पाएंगे, यानी पानी के जो कण होगा वो पूरी तरह से कपड़ा से वाष्पित नहीं हो पाएगा, है ना। अगला क्या है, वायु का वेग। वायु का वेग अभी जैसे मैंने आपको बताया, वायु का वेग अभी जस्ट वही कपड़ा वाला बात जो हम आपको समझाए। हवा जितनी तेज चलेगी, हवा जितनी तेज चलेगी वाष्पन उतना तेज होगा। बोले ना, धूप भी है लेकिन हवा ज्यादा हो रहा है तो आपका कपड़ा और ज्यादा जल्दी सूखेगा। और हवा वाष्प को उड़ाकर ले जाता है, हवा क्या करता है, वाष्प को थोड़ा जल्दी से उड़ा करके लेकर चला जाता है। फिर इसमें आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी देखी जाती है। जैसे वायु में इसलिए क्या देखा जाता है, जलवाष्प देखा जाता है, यानी वायु में थोड़ी सी नमी देखी जाती है ना, क्योंकि वायु में नमी ज्यादा होगी वाष्पन धीमा होगा, याद रखिएगा। अगर वायु में नमी ज्यादा है, थोड़ा सा मतलब कहे तो एकदम सुहाना मौसम चल रहा है आपका, लेकिन आप कपड़ा सुखाने के लिए दिए हैं, मतलब बारिश का समय मान लीजिए, बीच का समय है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मेघ वेग लगाया हुआ है, सुहाना मौसम है एकदम। तो क्योंकि सुहाना मौसम में क्या होता है, जलवाष्प ज्यादा देखा जाता है, तो वायु में मतलब नमी ज्यादा देखी जाती है, तब वहां पे आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, नहीं जल्दी सूखेगा। क्यों, क्योंकि वाष्पन वहां पे धीमा हो जाएगा, इसलिए नमी वाले मौसम में कपड़े देर से सूखते हैं। इसलिए अब जो ठंडी अभी जो आ रहा है, अभी जो ठंडी आ रहा है, आप कपड़ा उपड़ा क्यों इतना कम धोते हैं, क्योंकि जल्दी सूखेगा ही नहीं, क्योंकि इस वक्त में हवा में नमी ज्यादा पाया जाता है, ठंडियों में हवा में नमी ज्यादा पाया जाता है। अब गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, ये जल्दी सूखता है, यानी गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। गर्मी में सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि प्यारे बच्चों सूती कपड़े पसीने को सोख लेता है।
सूती कपड़े जो होता है अन्य कपड़ों के मुकाबले वो पसीना कुछ ज़्यादा जल्दी सोखता है, और गर्मियों में काले कपड़े के बदले हम लोग उजला कपड़ा ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि काला कपड़ा जो होता है वो गर्मी को ज़्यादा खींचता है। यानी यह पसीना में सबसे पहले सूती कपड़े जो क्या करेगा, यह पसीना हवा में आकार वाष्पित होता है और शरीर को ठंडा करता है। साथ ही साथ इसीलिए गर्मी में सूती कपड़े सबसे आरामदायक माने जाते हैं, है ना। बहुत कोई गंजी में भी घूमता है, सूती का गंजी पहन के। अब थोड़ा सा मोटा वुलन वाला अगर पहन लेंगे तो क्या लगता है आपको, ठंडा लगेगा नहीं, है ना। अब क्या होता है इसमें क्वथनांक और द्रव्यांक हम लोग देखेंगे। यानी क्वथनांक क्या होता है, जब किसी द्रव्य को इतना गर्म किया जाता है कि उसका वाष्पन दाब यानी वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा बातों को, जब किसी द्रव्य को इतना गर्म किया जाए कि उसका वाष्पन दाब, क्या बोल रहे हैं, वाष्पन दाब वायुमंडलीय दाब के वाष्पन, जब किसी द्रव्य को इतना गर्म किया गया कि उसका वाष्पन दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर जब हो जाता है, तब इसी को क्वथनांक यानी उबलना और कहना कहते हैं। मतलब जब पानी को गर्म किए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबला। अब इसके बाद जो पानी लगातार उबलते रहेगा तो इसका जो क्या होगा टेम्परेचर, मतलब ये इसका टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वायुमंडलीय दाब दोनों जब आपस में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, उबलना, या कहा जाता है उबलना। यानी क्या कहते हैं, जो द्रव्य उबलने लगता है इसी को क्वथनांक और उबलना कहते हैं। मतलब सही में समझ में आ जाए, शॉर्ट में अगर हम आपको समझाएं इसी चीज को कि द्रव्य को इतना गर्म किया जाता है कि उसका वाष्पन दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी वाष्पन दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर जब हो जाएगा तब वो पानी हमारा वाष्पित करना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम कहे तो इसके बाद वो सीधा सीधा गैस में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब वो अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा, उसका गैस में चेंज हो जाएगा, है ना, यही चीज। अब क्वथनांक जो होता है यानी जिस तापमान पर द्रव्य, यानी क्वथनांक क्या है बाबू, अगला प्रश्न हमारे पास पूछता है कि क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक होता क्या है, क्वथनांक जो होता है जिस तापमान पर द्रव्य उबलना शुरू करता है उसे द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। मतलब जिस तापमान पर द्रव्य उबलना चालू करेगा, जैसे पानी का क्वथनांक यानी पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट करता है, तो यही जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट हो गया इसी को हम लोग इसका क्वथनांक बोलेंगे, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर बोलेंगे, है ना, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। यानी जिस तापमान पर द्रव उबलना चालू करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, समझ में आया, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी का क्वथनांक दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा बॉयल करना यानी उबलना चालू कर देगा, है ना। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, अब क्लास यहीं तक थोड़ा सा रहने देते हैं प्यारे बच्चों। आपको इस क्लास में आज हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक रहने देते हैं, यानी हमारा लिक्विड तक रहने देते हैं। पदार्थ की द्रव्य अवस्था अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पदार्थ की गैसीय अवस्था से स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद ये एक लास्ट वीडियो आएगा इसी से चैप्टर से रिलेटेड, केमिस्ट्री का पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें इस चैप्टर को ही हम पूरा पूरा क्या कर देंगे, पांचों अवस्थाओं को मनी और जो द्रव्य अवस्था और कौन कौन सी परिवर्तन है इन सभी को डिस्कस करके ये चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।